जय हिंद साथियों। आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का मेगा मैराथन वीडियो, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ संवैधानिक विकास इसमें शामिल नहीं होगा, जिसके लिए अलग से वीडियो आएगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हैं और इसको तैयार कर लेते हैं, साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, पॉलिटी से आने वाले इस लगभग लगभग सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास जो है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, हमें जानते हैं, और यह दो फेज में इसका विकास हुआ है। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो अधिनियम आए ना, उनसे निकाला गया है, और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अधीन अधीन जो अधिनियमों का विकास हुआ है ना, उसके द्वारा। फिर हम भारतीय संविधान सभा के गठन से शुरू करेंगे आज का वीडियो, और इसका जो एंड है हम तभी करेंगे। इस वीडियो का एंड हम तभी आपसे आज विदा लेंगे जब हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा चुके होंगे। आपको ध्यान से देखते जाना है। यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं तो आप वीडियो को एक लाइक कर ही सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो पहला फैक्ट यह है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया भारत, तो उसी योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। इसके गठन का प्रस्ताव किया गया, और संविधान सभा का गठन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो किन के द्वारा किया गया? विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन जो है वो किस योजना के तहत किया गया था। उसका सही आंसर था कैबिनेट मिशन योजना, जो हम अभी हाल ही में यहाँ पर देख रहे हैं। इससे प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, और साथ ही इसका जो निर्वाचन है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है। किन्होंने किया है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। हालांकि ये जो फैक्ट है ना, 389, 296, 93, इनसे प्रश्न पूछने को देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण फैक्ट जो अब आ रहा है वो यह है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसे अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, तथा एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और एन वी राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, साथ ही बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या? तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इससे भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब हम संविधान सभा की जो कुछ समितियां थीं उनकी बात कर लेते हैं और उनके अध्यक्षों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। साथ ही संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। यह भी कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है ईपीएफओ में पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अभी तक जो हमने देखा है उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ों का एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। और ये जो गठन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ है। साथ ही विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, साथ ही एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। साथ ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हमने कुछ समितियां देखी और उनके अध्यक्षों की बात की। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी जो, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले फैक्ट की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान को कब पारित किया गया, यह डेट है 26 नवंबर 1949 को। ये लागू होने की डेट नहीं है, यह संविधान के पारित होने की डेट है। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे तो यह फैक्ट देखने को मिलने ही वाला है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो गणतंत्र लागू होने के 2 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान द्वारा सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। जब राष्ट्रीय ध्वज की बात हो तो 22 जुलाई का समय याद रखना है, 22 जुलाई 1947। और जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की बात हो तो 24 जनवरी 1950 की तिथि आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। संविधान के स्रोत की बात करें तो एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे और आप भी ध्यान देंगे। ब्रिटेन से हमने जो ग्रहण किया है सबसे महत्वपूर्ण है संसदीय शासन प्रणाली। हमारी जो सरकार है वो किस शासन प्रणाली को अपनाए हैं? संसदीय शासन प्रणाली। साथ ही एकल नागरिकता एवं विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और राष्ट्रपति पर महाभियोग, विशेष रूप से आपको यह याद रखना है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाए जाना भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आपको याद रखना है मूल अधिकार,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाए जाना आदि। कनाडा की बात करें हम तो कनाडा से जो हमने लिया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था जो भारत की है वह भी हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, और इससे संबंधित प्रश्न हाल ही की एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि हमने कहाँ से ग्रहण किया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन जो है वो हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। सोवियत संघ की बात करें सोवियत संघ की बात करें हम तो हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य ग्रहण किए हैं और कुछ अन्य चीज़ों को भी ग्रहण किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, जबकि जब मूल कर्तव्यों की बात आती है तो वो सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया को ग्रहण किया है, साथ ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने लिया है। अब हम संविधान के महत्वपूर्ण भाग देखें उससे पहले एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया, पारित। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। हालांकि वर्तमान में जो है यह 495 अनुच्छेद हैं, 22 भाग, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा है उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी को की गई थी। पहली बैठक कब की गई थी, अभी हमने पढ़ा है हाल ही में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वहीं 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया है। इसके बाद हमने हमारे संविधान के स्रोत की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन ग्रहण किया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से जो विशेष रूप से याद रखना है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाना भी इसमें शामिल है। कनाडा की बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से हमने ली है, और संघात्मक व्यवस्था जो है भारत की, वह भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा की व्यवस्था को हमने ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से जो हमने अपने संविधान में लिया है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए, और मूल कर्तव्य जो है वो हमने सोवियत संघ से लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे, अनुच्छेदों को देखेंगे और उनके विषय को देखेंगे। संविधान का जो भाग 1 है, यह बात करता है संघ और उसके क्षेत्र की। तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन है और किसकी बात करता है, संघ और उसके क्षेत्र की। इनको विस्तार से अभी आगे देखेंगे। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। संविधान का भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्यों की बात करता है, साथ ही संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित उपबंध करता है। भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध हैं और भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है और भाग 9 का जो है वो नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। संविधान के भाग 9 खा जो है
यानी कि बी भी हम जिसे कह सकते हैं, सहकारी समितियों की बात करता है। और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, भारतीय संविधान का भाग 11। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बात की गई है, और भाग 17 जो है वो राजभाषा की बात करता है। भाग 18 आपात उपबंध के लिए है, और 20 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। सभी भागों को याद रखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय की बात करेंगे तो जो पहली अनुसूची है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और जो दूसरी अनुसूची है वह राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन मिलता है हमें। तो तीसरी जो अनुसूची है वह शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताती है। वहीं चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। देखो, अनुसूचियों को कुछ इस प्रकार से समझो। पहले हमने अनुसूची देखी, पहली अनुसूची, तो उसमें राज्य और संघ क्षेत्र की बात हो रही थी। अब राज्य और संघ क्षेत्र को चलाने के लिए हमें राष्ट्रपति चाहिए, साथ ही कुछ उच्च पदाधिकारी चाहिए, तो हमें उनको वेतन भत्ते देने होंगे, तो यह हमने दूसरी अनुसूची में रखा। अब जब हम उनको रख रहे हैं तो हमने उन्हें शपथ दिलाई और प्रतिज्ञान के प्रारूप भी सौंपे, तो ये तीसरी अनुसूची में हमने रख दिया। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में, और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है वो हमने पांचवी अनुसूची में रख दिए। छठी अनुसूची में हमने कुछ विशेष राज्यों जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। आठवीं अनुसूची जो है इसमें भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषाएं, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का भी मान्यकरण किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है वह दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची क्या करती है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करती है। वहीं 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। वहीं 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यह किस अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना की अब हम बात करेंगे। पहले एक बार प्रस्तावना को देखते हैं, उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें हमने क्या देखा विशेष रूप से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अर्थात 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? एक तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। अवसर की समता प्राप्त करने, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए, साथ ही व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। कितनी बार संशोधित किया गया है? मात्र एक बार।
अब हम बात करेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, अनुच्छेद 1 है। अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण चीजों को भी साथ साथ देखते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में वो थंब वाला जो साइन होता है ना, उसको आप सेंड कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, उसमें संघ का नाम बताया गया है और क्या किया गया है, राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत का जो नाम है वो इंडिया, दैट इज भारत के रूप में लिखा हुआ है। भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। आपसे पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। साथ ही हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर भी इसके सदस्य थे। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य गठन किया गया वो था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। भारत की क्षेत्रीय परिषदों को देखेंगे तो कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहली जो क्षेत्रीय परिषद हम देख रहे हैं उसका नाम है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसमें सम्मिलित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और तथा जम्मू कश्मीर इसमें शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हम बात कर रहे हैं जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसमें शामिल राज्यों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ये चारों महानगर हम एक ही बार में चारों बार देख चुके हैं। अब जो मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ शामिल हैं। नोट में देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। तो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके लिए एक अलग से परिषद का गठन किया गया है जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है। इसके लिए अधिनियम कब लाया गया था? 1971 में अधिनियम लाया गया था। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम भारत में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान देखेंगे कि किसका कब गठन हुआ है। तो आपको मोस्टली चीज़ें सभी तो याद नहीं रखनी है, लेकिन आप जिस राज्य से हैं उसके लिए आपको उस राज्य के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख रहा हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। एक तो यह आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है ना? बाकी आप अपना स्टेट उसमें देख सकते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था।
6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। कब? 6 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जो अक्टूबर 2019 से प्रभावी हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह शामिल है, शेष जम्मू क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके इसे 1 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव बना दिया गया है। इसकी राजधानी जो है वो दमन को बनाया गया है। तो क्या किया गया है? जम्मू और कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, वहीं दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिला दिया गया है और 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की बात करेंगे अब हम, और नागरिकता को ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है और कहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है और इसके जो अनुच्छेद हैं उसको अभी हम आगे एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। उससे पहले हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्या था? पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। तो कौन कौन से अधिकार हैं, एक एक करके हम सभी अधिकारों को देखने वाले हैं। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 शामिल है। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता की। इसमें क्या क्या शामिल है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी। राज्य भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 जो है वो आपको एक ऐसी पावर देता है जिसमें आप, और चाहे देश का कितना भी रईस किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, कानून के सामने सभी समान होते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। किस किस आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 आधार आपको याद रखने हैं। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्यों के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 17 जो है वो इसमें अस्पृश्यता की बात की गई है और अस्पृश्यता को किसी भी रूप में दंड के रूप में शामिल किया गया है। अगर आप किसी के साथ अस्पृश्य व्यवहार करते हैं तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। सेना अथवा विधा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। अब हम बात करेंगे दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले अधिकार में हमने देखा समानता का अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद में का निषेध, अनुच्छेद 16 में हमने देखा लोक नियोजन के बारे में, साथ ही अनुच्छेद 17 में हमने देखा
अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत देखा। और अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 की, जिसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार को देखने वाले हैं। अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, जिनमें अनुच्छेद 1 का है जो अनुच्छेद पहला का है जो यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 1 खा शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(19)(1) जो है वो गा है, यह संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19(1) का घा भारत के राज्य क्षेत्र के में बिना बाधा घूमने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 1 डा जो है वो भारत के निवास राज्य क्षेत्र में निवास किसी भी भारत के निवासी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता होती है। और 19(1) छा जो है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। इनको एक बार दोबारा से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है? अनुच्छेद 19(1) जो है उसका का है वो कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं ना, ऐसा खा में लिखा हुआ है। और जब गा पे आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कि संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि आप शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन कर रहे थे, आपको आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता चाहिए, तो वो भी मिल गई आपको। भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा घूमने की भी स्वतंत्रता मिल गई आपको। और अब जब आप बिना बाधा के घूम रहे थे तो आपने सोचा कि अब मैं राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकता हूँ, तो इस बात की भी स्वतंत्रता भारत के संविधान के 19(1) डा में दी गई है। अनुच्छेद 19(1) छा में जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार और करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब हम अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। क्या होता है ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी? किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि यानी कि उस समय लागू विधि का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, कब? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। वहीं किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिक संरक्षण बात करते हैं। इसे जीवन के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। और इसे निजता, इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, इसमें निजता का अधिकार भी इसी में शामिल है। अनुच्छेद 21 का की बात करें, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में शामिल है। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 21 का कहता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है, जिसमें राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए, उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, उसे अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव का अधिकार होगा। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो अनुच्छेद शामिल है उसमें 23 और 24 अनुच्छेद को हमें पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 23 जो है इसके तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों खान तथा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिशोध किया गया है। तो क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 में शामिल है। अनुच्छेद 23 जो है वो दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है। वहीं अनुच्छेद 24 जो है कारखानों खान जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। धर्म की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है।
अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 26 जो है, इसके तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में शामिल है। अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। जो हमारा छठवां मौलिक अधिकार है उसमें शामिल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में शामिल है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रे प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, है ना, सर्टियोररी, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। हम मौलिक अधिकार का एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार से लगभग अगर पॉलिटी से प्रश्न आता है तो मौलिक अधिकार से तो पूछा ही जाता है। तो एक बार दोबारा से हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जब मौलिक अधिकारों को देखना शुरू किया तो समानता का अधिकार देखा था, और उसमें अनुच्छेद 14 में हमने देखा कि विधि के समक्ष समानता की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 15 जो है वो 5 प्रकार देखे हमने, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जिसमें कुल 6 अधिकार शामिल हैं। हमने देखा था इन 6 अधिकारों को कुछ क्रम से इस प्रकार हमने समझा है कि सबसे पहले आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। साथ ही जब आप बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं तो आपने सोचा कि संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता भी मिले, तो वह भी आपको प्रदान होगी। और भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिना बाधा के घूमने लगे। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई। साथ ही जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई। इसके बाद हमने अनुच्छेद 20 देखा था, जिसमें हमने देखा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें हमने 3 प्रकार देखे थे। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार हमने देखा, साथ ही निजता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 का जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिस जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, साथ ही अनिवार्य शिक्षा प्रदान होगी। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। इसमें हमने देखा था कि जो जिसे गिरफ्तारी किया जा रहा है उसे कारण बताना अनिवार्य है, साथ ही उसे 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है, अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान तथा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी शामिल है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 और 30 में शामिल हैं। उसके बाद अनुच्छेद 32 को हमने देखा था, जिसमें हमने 5 प्रकार की रिट को देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर पहुंच रहे हैं और उनको देखेंगे, एक एक को ध्यान से समझेंगे। डीपीएसपी की बात करें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या करते हैं, ये क्यों डाले गए संविधान में, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कभी और, लेकिन अभी ये जो फैक्ट शीट है हम इसको देख रहे हैं। तो ये इसलिए संविधान में शामिल किए गए थे ताकि जो संविधान सरकारें हैं ना, उनको निर्देशित किया जा सके, गाइड किया जा सके कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। एक एक को सभी अनुच्छेदों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है। जब आप संविधान का भाग 4 खोलेंगे तो उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख आपको मिलेगा। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी में अभी हाल ही में पूछा गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इनको लागू करने के लिए ना आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है तो आप कोर्ट चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है कि सरकारों को ये निर्देश है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, लेकिन वो अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट चले जाएंगे कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अनुच्छेद 38 जो है अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो क्या है अनुच्छेद 38, क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किसका काम है, राज्य का काम है। अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 का में के तहत जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इससे अलग अलग एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 जो है इसके तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। वहीं 43 क्या कहता है, कर्मकारों की निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए समान आचरण संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 46 के तहत SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 में पोषणाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 48 और 48 का दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 48 में, और 48 का जो है के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन की बात कहाँ की गई है, 48 का में की गई है। अब हम अनुच्छेद 49 पर आते हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 50 जो है वो क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं 51 में। एक बार दोबारा से नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है डीपीएसपी का। पहला जो अनुच्छेद हमने देखा 38, अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य। और 39 का जो है वो कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। और
अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 42 में डीपीएसपी में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा राज्य। कर्मकारों के निर्बाह मजदूरी आदि का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, और 43 का जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। जिनमें ये का लगा हुआ है ना, वो संशोधन के दौरान जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता, समान आचरण संहिता की बात की गई है, और अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसके तहत पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48, जो कि अनुच्छेद 48 और 48 का दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन संबंधी प्रावधान है, और 48 का जो है इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में आपको याद रखना है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंधी प्रावधान की बात करता है। अब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर? तो आपको याद रखना है, स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया है। ये कहाँ से प्रेरित हैं? तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची को देखें तो 51 का में मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, तो 11 हैं कुल, है ना, तो एक एक करके देखेंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू लें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो वर्ष 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। कहाँ वर्णन मिलता है इनका? तो इनका वर्णन मिलता है इनका उन काम है जो कि संविधान के भाग 4 का में शामिल है। कब शामिल किए गए? 1976 में शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। कहाँ से प्रेरित हैं? तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। नोट में देखेंगे मूलतः ये 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, किंतु 1886वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब हम संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे, तो एक एक करके देखेंगे, है ना। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो हमारे यहाँ कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। इस वजह से जो राष्ट्रपति है ना, वो नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है।
भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक भारतीय संघीय कार्यपालिका का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें संघीय कार्यपालिका में हम सबसे पहले राष्ट्रपति को देखेंगे। और संघीय कार्यपालिका में अगर आ जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो हमारा संविधान कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 52 में वर्णन है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और अनुच्छेद 53 एक कहता है कि अनुसार संघ की कार्यपालिकी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो जो राष्ट्रपति है ना, उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। और अनुच्छेद 53 एक कहता है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं देखें। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है। तो पहले तो आपको ये अनुच्छेद याद रखना है, किसमें, अनुच्छेद 58 में। क्या क्या है योग्यताएं? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। चुनाव के समय है ना। तो अनुच्छेद 58 में योग्यताओं का वर्णन है। विशेष रूप से 35 वर्ष की एज आपको याद रखनी है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्य हो और चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बन सकता है। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसको देखेंगे। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन शामिल होते हैं? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह प्रश्न भी हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस बुक को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो निश्चित रूप से कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स हो, निश्चित रूप से आपको पॉलिटी वाले पोर्शन में सफलता प्राप्त होनी ही है। अगर पॉलिटी वाले पोर्शन से किसी पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से आप 18 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो कैसे होता है? अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस विधि के द्वारा होता है। पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। और पदावधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की पदावधि है। 5 वर्ष की कार्यकाल है राष्ट्रपति का। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख पर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर यह उपस्थित नहीं है तो कोई जो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश है, फिर वह इनको शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर एक ही मात्र आधार है। कौन सा? संविधान के अतिक्रमण का आधार। अगर राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करता है तो उस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार लगातार। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट दी हुई है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले जो राष्ट्रपति बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, जाकिर हुसैन आए, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं।
बीबी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। कौन से? भारत नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और दूसरी महिला बन गई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की बात करेंगे अब हम, तो देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान। देखो विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? जो विधेयक से संबंधित शक्तियाँ होती हैं ना, उनको विधायी शक्तियाँ कहते हैं। तो आप समझेंगे अब आराम से। संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति उसे अनुमोदित नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो महत्वपूर्ण ये है, एक तो आपको यह याद रखना है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऐसा किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। अध्यादेश की शक्ति की बात करते हैं। तो अध्यादेश की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 123 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद में ये शक्ति प्राप्त है? तो आप कमेंट करके बताएंगे। वहीं अध्यादेश की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। वह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो संसद के अनुमोदन के पश्चात ये कब तक प्रभावी बना रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहता है। अब हम क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं। इससे प्रश्न एमपीपीएससी और 2022 की जो एमपीपीएससी है उसमें प्रश्न आया है क्षमादान की शक्ति से, अनुच्छेद 72। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार या विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती है। आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने की शक्ति है। तो राष्ट्रीय आपात, जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। और वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। वित्तीय आपात का पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। तो कब हुई थी पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? भारत चीन युद्ध के समय 1962 में हुई। और फिर द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। कब हुई थी? जून 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारत में अभी तक 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। परामर्श की शक्ति देखें तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। क्या होता है? अनुच्छेद 143 जो है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है किसी विषय पे, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे रहा है ना, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छा है मानना है नहीं मानना है।
उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। अब तो राष्ट्रपति को हमने देख लिया है, एक बार राष्ट्रपति का रिवीजन हो जाए उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति को देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा हमने अनुच्छेद 52 में देखा है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार हमने देखा कि संघ की कार्यपालिकी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उसके बाद हमने राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की थी, जिसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, साथ ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने अनुच्छेद 54 के अनुसार देखा कि एक निर्वाचक मंडल के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। किस विधि के द्वारा निर्वाचन होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन दिया हुआ है। जब हमने पदावधि देखी तो हमने देखा कि 5 वर्ष की इनकी पदावधि होती है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी जब तक इनका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता, ये पद पर बने रहते हैं। जब हम आगे बढ़े तो राष्ट्रपति को हमने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और ये कैसे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं शपथ? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश ही इनको शपथ दिला सकता है। इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। वेतन से कभी प्रश्न पूछे जाने वाला नहीं है, लेकिन याद रखना जरूरी है। महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल रहे हैं, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया है। फिर उसके बाद हमने भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट देखी थी, और हमने देखा था बीबी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना की गई थी। साथ ही नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की बात की थी हमने, जिसमें सबसे पहले विधायी शक्तियां देखा था। तो विधायी शक्तियों में हमने देखा कि सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने, साथ ही प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने एवं प्रत्येक वर्ष की जो संसद का पहला सत्र होता है उसको संबोधित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। साथ ही राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। जब हमने अध्यादेश की शक्ति देखी तो हमने देखा कि 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, और ये जो अध्यादेश होता है संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ ना, जब भी, तो संसद के सत्र के 6 सप्ताह के भीतर, जब से सत्र शुरू हुआ उसके 6 सप्ताह के भीतर इस पर अनुमोदित हो जाना चाहिए, है ना। जो अध्यादेश है उसको अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। जब हमने क्षमादान की शक्ति देखी जो अनुच्छेद 72 में है, तो हमने देखा कि क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार एवं विराम का न्यायिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान याचिका रद्द करने पर वह याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। आपातकालीन शक्तियों की बात करें, अब हम उपराष्ट्रपति पद की बात करेंगे, है ना, जो संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार हमने देखा था कि राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचक कैसे होगा इनका? अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा।
तो उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचित साथ ही मनोनीत सदस्य दोनों ही शामिल होते हैं। भारत के अभी तक के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी लिस्ट है, इसको याद रखना आवश्यक है, लेकिन आप कर लेंगे उसको याद। अब हम योग्यताओं की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की। उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। यह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यही योग्यताएं हैं। पदावधि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? सामान्यतः 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो सामान्यतः 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते हैं वो, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के अपने कृत्यों का प्रयोग करने के में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट दी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनाई गई थी, और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अतः अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी इनके नाम हैं। अब हम संसद की बात करेंगे और संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया, शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। तो संसद का वर्णन आपको किस में मिलेगा? भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, और संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उपराष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। इनमें से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वहीं जो 12 सदस्य हैं इनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 80(1) के अनुसार। अब हम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या देखते हैं कि किस किस राज्य में कितनी है। जिसमें आपको सभी राज्य स्टेट याद नहीं रखने हैं, आपका जो प्रदेश है उसको जरूर आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कितनी है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। यह निरंतर चलता रहता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होने वाला है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार जो है वो मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत
2/3 बहुमत प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एकमात्र अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। अब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या 530 प्लस 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें से 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण जो है वो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हो, राज्यसभा के लिए हमने सदस्यता बनने के लिए आयु देखी 30 वर्ष, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और जब आप पंचायती राज्य में पहुंचोगे तो आपको 21 वर्ष आयु देखने को मिलेगी। अब हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। किन में से? सदस्यों में से। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अन्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किसी साधारण विधेयक पर सदन के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जीवी मावलंकर बनाए गए थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार चुनी गई थी। और नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद की निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो जब नई लोकसभा का गठन होता है ना, उस समय क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया जाता है, जो कि प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। उसके बाद फिर नए अध्यक्ष का चुनाव फिर होता है। नोट की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख है तथा सबसे छोटा चांदनी चौक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा है? चांदनी चौक है, दिल्ली। संसद की अब हम वित्तीय समितियों की बात करेंगे। संसद की वित्तीय समितियों को देखें उससे पहले अभी तक हमने जो संघीय कार्यपालिका देखी है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है और निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनाए गए थे। और योग्यताओं की बात करें तो 35 वर्ष की आयु इसकी योग्यताओं में शामिल है, साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। पदावधि जब हमने देखी तो हमने देखा कि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है सामान्यतः 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और फिर उसके बाद हमने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात की थी। जब हमने अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए सलाह देने के लिए कौन होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया था और मोरारजी देसाई जो हैं सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, बी पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। जब हमने संसद की बात की तो हमने देखा संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यह सवाल एमपीपीएससी में हाल ही में पूछा गया है। राज्यसभा की बात की हमने जब तो देखा हमने कि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। इनमें से 238 जो हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वहीं जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। तो हमने देखा कि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों की जब हमने बात की तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। उसके बाद जब हमने लोकसभा की बात की तो हमने देखा कि लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन होता है। इसमें की सदस्य संख्या 550 होती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल हमने देखा 5 वर्ष होता है। लोकसभा जो होती है वो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जब हमने बात की तो हमने देखा कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष जब भी इस्तीफा देना चाहें तो एक दूसरे को दे सकते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है वो अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लेने का अधिकार जो है वो अध्यक्ष के पास ही होता है। अन्य तथ्य की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और इसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे भारत के। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। और उसके बाद जब हमने देखा तो हमने पाया कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है भारत में वो लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। उसके बाद अब हम बात करेंगे संसद की वित्तीय समितियों की, तो एक एक करके सभी को देखेंगे। संसद की वित्तीय समितियों में जो पहली समिति है वो है लोक लेखा समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति इसकी सदस्यों की संख्या जो है 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के मिलकर टोटल 22 होते हैं। किसमें, लोक लेखा समिति में। क्या काम होता है इसका, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। और इसका जो कार्य होता है वो जो व्यय होता है ना उसकी जांच करना होता है लोक लेखा समिति का। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से ही लिए जाते हैं।
तो 30 के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देखेंगे। तो शून्यकाल क्या होता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें संचित निधि पर भारत व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। किसमें? विनियोग विधेयक में। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं? राजस्व और व्यय से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको वित्त विधेयक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धन विधेयक यह अनुच्छेद 110 के 1 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन मिलता है। और धन विधेयक कहलाते हैं वे विधेयक जो केवल लोकसभा में ही पेश होते हैं। और धन विधेयक है कोई विधेयक या नहीं है, यह कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख मिलता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 कर दी गई है। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम इनकी पदावधि को देखें तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु जो है वो उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है। पद मुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो पहले क्या होता है? पहले इन पर जिस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना, वैसे ही संसद में चलाई जाती है, लेकिन उसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। तो दोनों सदनों में चलाई जाती है और दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, साथ ही जिस समय वोटिंग हो रही है ना उस समय उपस्थित सदस्यों और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 वोट अगर इनके विपक्ष में जाते हैं ना तो इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा देता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता देखें तो पहले प्रारंभिक अधिकारिताएं भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद इनकी प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद भी इनकी प्रारंभिक अधिकारिता में शामिल होते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो, यह भी इनकी प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है? अपीलीय उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार देखें तो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियां आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें अलग अलग हाई कोर्ट, उनकी स्थापना वर्ष, अधिकारिता क्षेत्र और मुख्य पीठ के बारे में वर्णन है।
आप जिस राज्य से संबंधित करते हैं वो है आपको देखना जरूरी है, बाकी सभी याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं और उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु जो है वो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय में कितनी है? 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय में कितनी थी? 65 वर्ष थी। राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं ये। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है, साथ ही उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, मुंबई और तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कब? 1862 में। उच्च न्यायालय की शक्तियों की बात करें हम, तो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अब हम महान्यायवादी या महाधिवक्ता की बात करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। तो पहला तो आपको ये अनुच्छेद याद रखना है। दूसरा, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे तथा सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रह सकता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी होता है केंद्र में और महाधिवक्ता होता है राज्य में। अब हम कैग की बात करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वह अवकाश ग्रहण कर लेंगे। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं, और राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देते हैं, जो विधानमंडल में उसे रखते हैं। भारत की संचित निधि, तो अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधि की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य आकस्मिकता की निधि सृजित करने की शक्ति देता है। तो 266 जो है वो भारत की संचित निधि की बात करता है, जो विनियोग विधेयक पारित करके ही निकाली जा सकती है। लेकिन जो आकस्मिकता निधि है, ये 267 में इसका वर्णन है, और राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति किसे है? भारत के राज्य विधानमंडल को। राज्य की कार्यपालिका को देखेंगे अब। तो अभी पहले हमने भारत की कार्यपालिका को देख लिया है, अब हम राज्य की कार्यपालिका को देखेंगे और एक एक करके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब की बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। कौन से अनुच्छेद से? 153 से 167 तक। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं। राज्यपाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 153 कहता है। राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो।
नियुक्ति एवं पदावधि की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों में कार्यकारी शक्ति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, साथ ही मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हैं। किसके? विधान परिषद के। तो हर एक स्टेट में तो विधान परिषद होती नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है ये वहाँ के लिए है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह भी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। राज्य विधायिका। राज्य विधानमंडल का निर्माण जो है वो राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा परिषदें हैं। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद क्या होती है देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद इसको विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विघटन भी कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है, परंतु इसका उत्साधन समाप्त किया जा सकता है। और कौन कर सकता है समाप्त? संसद इसको समाप्त कर सकती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी तक जो हमने देखा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम विधानसभा पर आएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लोक लेखा समिति की बात की थी जिसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद प्राक्कलन समिति देखी जिसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। किसका? सार्वजनिक उपक्रम समिति का। हमने शून्यकाल की बात की थी। शून्यकाल जो होता है वो है 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है संसद का सत्र का, वो होता है शून्यकाल। फिर हमने विनियोग विधेयक को देखा।
इससे संचित निधि से धन निकाला जाता है। वित्त विधेयक को देखा, ये राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं। साथ ही धन विधेयक को देखा, और धन विधेयक होगा या नहीं होगा कोई विधेयक, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, और भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, और अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो पदावधि है वो न्यूनतम आयु का तो निर्धारण है नहीं, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो 65 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु निर्धारित कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो उसे अवकाश लेना होगा। पद मुक्ति, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में के सदस्यों का कुल बहुमत और कम से कम उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। फिर हमने इसकी शक्तियों की बात की थी, और फिर अभिलेख न्यायालय को देखा था। उच्च न्यायालय की बात की हमने, इसको भाग 6 में देखा है, अनुच्छेद 214 से 231 तक। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी थी हमने, जिनमें देखा हमने कि इनकी अधिकतम आयु जो है वो 62 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति को संबोधित करके ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या कर सकते हैं? अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय भी एक प्रकार के अभिलेख न्यायालय होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और 1862 में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमने उच्च न्यायालय की शक्तियों की बात की, और फिर महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता को देखा था। महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यों का वकील होता है ना, वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। फिर हमने कैग के बारे में देखा, 148 में कैग का उल्लेख मिलता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, है ना। केंद्र सरकार की लेखाओं को राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य सरकार की लेखाओं को राज्यपाल को सौंपता है। भारत की संचित निधि, जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है, और इसके द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि निकाली जा सकती है। आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में है। और फिर हमने राज्य की कार्यपालिका देखी थी। सबसे पहले हमने राज्यपाल की बात की। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या होती है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, हालांकि इनकी जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों की बात की थी हमने, तो कार्यकारी शक्तियों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के, है ना। और मुख्यमंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर हमने विधायी शक्तियों को देखा था। सत्र को आहूत करना, संबोधित करना, विघटित करना और सत्रावसान करना राज्यपाल के हाथ में है। और कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्य विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री की बात की, तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। राज्य विधायिका की बात की थी हमने, देखा था कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। फिर हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की, अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन मिलता है। और संसद विधान परिषद को गठन भी कर सकती है और साथ ही विघटन भी कर सकती है। इसमें विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य होते हैं, और कम से कम 40 सदस्य होंगे इसमें। अब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत सभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है, निम्न सदन कहा जाता है। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है। तो विधान सभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं।
अपवाद स्वरूप कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से भी कम सदस्य हैं, तो गोवा, मिजोरम, सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है। अब हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को देखेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। कब? 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसके मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता के रूप में आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके गाने का जो समय है 52 सेकंड है, और जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। अब हम राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं, और ये उपन्यास, इनका जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला हसैनी थे। राष्ट्रध्वज वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म चक्र के साथ गति, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। साथ ही हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात जो है क्रमशः 2:3 होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है, और मोर पावो क्रिस्टेसटस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा नदी है ना, और राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को दर्जा दिया गया है। अब हम पंचायती राज की बात करते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से, तो ए से, ये आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, का से ड़ा तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया है। कब? 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को देखें तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988 है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिकाएं, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 दास से 243 या छा तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है।
नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। अब हम कुछ आयोगों को देखेंगे। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग की बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? संघ के लिए भी और राज्यों के लिए भी। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक इनका प्रावधान देखने को मिलता है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को देता है। किन किन की? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 होती है। कितनी है? अब 9 हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय दल, एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी इसमें शामिल है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। अब हम प्रमुख संविधान संशोधनों को देखेंगे। उसके साथ ही हमारी ये जो सीरीज राज्य व्यवस्था का ये जो वीडियो है यह कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवीजन वीडियो था, तो इससे अच्छा रिवीजन शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको? बीच बीच में जैसे कोई एग्जाम नहीं भी होता है उस समय भी आपको बीच बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रमुख संशोधन की बात करें तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसके द्वारा, और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों का उल्लेख जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया कुछ विषयों को। तो प्रथम संशोधन अधिनियम कब आया? 1951 में। दूसरा याद रखना, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में आया। भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसके द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का में, है ना। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 44वां संशोधन अधिनियम 1976 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक शांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे विधिक अधिकार दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया, जो 1978 में आया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 52वें संविधान के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया। नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की भी राज्य व्यवस्था की गई। तो 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायती राज्यों से संबंधित है, और इसमें भाग 9 संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 73वें के द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन द्वारा
12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि दोनों ही अधिनियम 1992 के हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 में आया। यह प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। कौन सा? 86वां संशोधन अधिनियम। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया 97वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में आया, यह जीएसटी से संबंधित है ना। और 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इसने संवैधानिक दर्जा दिया। 103वां संशोधन अधिनियम सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। और 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन करता है। 105वां संशोधन अधिनियम 2021, यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए निर्देशित करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। इस प्रकार हमने कंप्लीट राज्य व्यवस्था को देख लिया है। ये रिवीजन वीडियो था, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या करना है, इसका 1-2 बार रिवीजन करके जाना है। जिस भी एग्जाम में जाओ ना, उससे पहले इसको जरूर एक बार देख के जाना है। वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। हमारा प्रयास, ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा जीएस का। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो ये जरूर निश्चित रूप से उसके लिए सहयोगी होगा। तो कम से कम एक वीडियो को एक लाइक दे दिया करो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं ना किसी सीरीज पे, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाने का मन नहीं करता है, इसलिए व्यूज़ आना भी ज़रूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।